कि राहुल गांधी जी का फोन हैक हो रहा था, दूसरे विपक्षी नेताओं का फोन हैक हो रहा था, जजेस का फोन हैक हो रहा था, खुद केंद्रीय मंत्रियों का फोन हैक हो रहा था, पत्रकारों का फोन हैक हो रहा था, बिजनेसमैन का फोन हैक हो रहा था। क्या भारत की सुरक्षा इस प्रकार से होगी कि उग्रवादियों की बजाय अपने ही लोगों का फोन हैक हो रहा था? तो इन सब सवालों का जवाब। नमस्कार साथियों, अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन हैं ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है। और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ संशय है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे, वो भी तब जबकि बहुत जल्द अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। टू पुट इट very briefly in English, my friends, the director of the National Intelligence Agency of United States of America, Ms. Tulsi Gabbard, over last 24 hours have raised serious doubts and questions on the authenticity, believability of electronic voting machines. Ms. Gabbard, as the video is available in public domain, has clearly said 3 things. Number 1, electronic voting machines or the entire process is hackable, can be hacked. Secondly, they have gone forward and said that the believability of this process is under serious cloud or doubt. And thirdly, she said America believes
that the vote cast in favor of a particular individual by electronic voting machine in absence of any other certification, then it leads to a certain maneuverability and manipulation. That means vote cast in favor of one person can be counted in favor of another person by manipulation. 24 hours have passed. Why is Election Commission of India and Chief Election Commissioner, why are they silent? Why is Prime Minister, NDA government and BJP, all of them, why are they silent? Number 3, why is Election Commission of India planting source-based stories to say our EVMs are okay? Why is it that Chief Election Commissioner and his companion election commissioners are not willing to see what are the fallibilities, manipulation and faults in the EVM as discovered by Americans? Fourthly, the correct thing would have been for our NDA government, our CEC, our ECI, to reach out to the Americans and to take hold of the investigation conducted by the Americans with regard to manipulation of EVMs, with regard to hackability of EVMs, with regard to manipulation of votes cast in favor of one person through the electronic voting machines. Instead of doing so, instead of even reaching out and taking that evidence in possession and comparing our EVMs to the evidence collected by United States of America, we are suo moto giving certificates through plants that our EVMs are okay. Why? What is this zeal and hurry to issue certificates without even examining the evidence? And lastly, why should the Supreme Court now take suo moto notice? For free and fair elections are an intrinsic part of democracy and are part of the basic structure of the Constitution. The entire process of election is now under a cloud. More so, when many states are about to go to polls. The time has come when Election Commission of India, CEC in particular, and Prime Minister and his government must answer on the doubts so perceptibly raised by Ms. Tulsi Gabbard, whom we felicitated as early as on 15th of March 2025 during her visit to India on account of her Indian origins. So we expect the CEC, the ECI and the government to answer. मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है कि वो सूत्र जो हैं, वो गुम सूत्र हैं कौन? पूरे तथ्य क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने तुलसी गबार्ड जी से और अमेरिका की सरकार से बात की? क्या उनसे वो सारे साक्ष्य और सबूत लिए जिसके आधार पर अमेरिका की सरकार कह रही है कि ईवीएम हैक हो सकती हैं, ईवीएम में डाली गई वोट ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये वोट किसी दूसरे के पक्ष में डाली जा सकती है? बगैर वो सारे साक्ष्य लिए ये सेल्फ सर्टिफिकेशन सूत्रों के माध्यम से ये क्या चीज़ है? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? इलेक्शन कमिश्नर सामने आए, कहें कि हाँ हमने अमुक दिन वो सारे साक्ष्य लिए थे, हमने हमारी ईवीएम को टेस्ट किया, हमारी ईवीएम ये इस प्रकार से सही है या इस प्रकार से गलत है, या ये कमियां पाई गई हैं हम उन्हें दुरुस्त कर लेंगे। ये सवाल कांग्रेस या बनाम बीजेपी का है ही नहीं, ये सवाल प्रजातंत्र की शुचिता को कायम रखने का है और उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ईसीआई और सरकार पूरी तरह से एक दीवार के पीछे छुप गई है। ये छुप क्यों रहे हैं, सवाल ये है। देखिए, सभी विपक्षी दलों ने एक से अधिक बार, शायद आप भूल गए, हमने प्रस्ताव भी पारित किया था, हमने एक से अधिक बार कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह पेपर ट्रेल होना चाहिए, पेपर बैलेट होना चाहिए। जब तक ईवीएम से चुनाव है हम ईवीएम से लड़ेंगे और ईवीएम से लड़कर जीतकर फिर उसे पेपर बैलेट में बदलेंगे। इतनी देर में कम से कम आपने 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया
और वीवीपैट मशीन लगाई। वीवीपैट मशीन क्या है? जो जिसके पक्ष में ईवीएम में वोट डालता है वो कागज का टुकड़ा एक डब्बे में डल जाता है। जब आपके पास सबूत है कि किसने किसके पक्ष में वोट डाली है तो वो सारे जो वीवीपैट के कागज हैं उनको गिन लीजिए। नहीं तो 10,000 करोड़ रुपया लोगों का क्यों खर्च किया था जब उन सबको बंद डब्बा करके सीक्रेट रखना है, तो फिर वीवीपैट क्यों लगा रहे हैं? ये बड़ा सीधा सवाल। मैं एक छोटा सा मुद्दा और है, अगर आपकी अनुमति हो, इससे जुड़ा नहीं है पर महत्वपूर्ण है। साथियों, 2019 में ये सामने आया कि भारत सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी कर रही थी, जजेस की जासूसी कर रही थी, पत्रकारों की जासूसी कर रही थी, खुद के केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी कर रही थी और अन्य बिजनेसमैन और दूसरे लोगों की भी जासूसी कर रही थी। ये सारा जासूसी का खेल पिगैसस नाम के स्पाईवेयर के माध्यम से हो रहा था, जिसके माध्यम से सैकड़ों के करीब लोगों का फ़ोन व्हाट्सएप की माध्यम से हैक कर लिया गया और एनएसओ जो इजराइल की एक एजेंसी है उससे ये पिगैसस स्पाईवेयर खरीदा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज भी वहां विचाराधीन है। 22 अप्रैल 2025 को इसी महीने अगली पेशी सुप्रीम कोर्ट में लगी है। मोदी सरकार ने बगैर कोई बयान दिए पूरा मामला रफा दफा कर दिया। राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर ये कहा था कि ये सारी जासूसी हो रही है। बहुत देर ये विवाद चला और बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद मेटा, जिसे फेसबुक भी कहते हैं, व्हाट्सएप के जो मालिक हैं, उन्होंने अमेरिका में एक केस दायर किया बाकायदा इजरायली कंपनी एनएसओ के खिलाफ, जिन्होंने पिगैसस स्पाईवेयर बनाया है, और उन्होंने कहा कि नाजायज़ तौर से इजरायली कंपनी एनएसओ ने ये व्हाट्सएप जो है उसके अंदर ब्रीच करके और ये पिगैसस नाजायज़ तौर से लोड किया। वहाँ गवाही हुई, वो साक्ष्य सारे मौजूद हैं और मैंने उन्हें अब सार्वजनिक पटल पर रख दिया है। पर जो महत्वपूर्ण बात है, एक कागज जो पहले सार्वजनिक पटल पर नहीं था कि कितने लोगों के फ़ोन हैक हुए, ये नहीं आया था आज तक। अब एग्जिबिट 40 वहाँ लगा दिया गया है और ये कागज अब उपलब्ध है, जिसे मैंने सार्वजनिक पटल पर रख दिया है। इस एग्जिबिट 40 में उन सारे 52 मुल्कों की लिस्ट है जिनके फ़ोन पिगैसस स्पाईवेयर के द्वारा व्हाट्सएप को ब्रीच करके हैक किए गए। इस लिस्ट में दूसरा नंबर हिंदुस्तान का है, अगर आप देखें, और यहाँ साफ लिखा है, अब तो अदालत में एक कागज पेश हो गया कि हिंदुस्तान के 100 लोगों के फ़ोन नाजायज़ तरीके से जासूसी के माध्यम से पिगैसस स्पाईवेयर से हैक किए गए थे। मैं ये उन 52 के 52 मुल्कों की लिस्ट आपको दे रहा हूं। अब सवाल बड़ा सीधा है, इसके बाद अब कोई शक नहीं बचा। यही नहीं, वहाँ बाकायदा गवाही हुई, शपथ पत्र आया और उस शपथ पत्र के अंदर, जिसकी प्रतिलिपि मैं यहाँ रख रहा हूँ, साफ तौर से फेसबुक ने ये कहा, एनएसओ पिगैसस स्पाईवेयर की मालिक कंपनी ने कहा कि हमसे ये सारे जासूसी वाले लाइसेंस जो हैं वो सोवरिन यानी सरकारों ने लिए थे। तो अब 5 सवाल बड़े सीधे मोदी सरकार से हैं जो हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अब ये साफ हो गया कि जासूसी हुई, पिगैसस स्पाईवेयर से हुई और हिंदुस्तान के 100 लोगों की हुई। मोदी सरकार इस पर कब जवाब देगी? ये तो हो गया साफ साफ। इसके साथ साथ ये क्या प्राइमा फेसी साबित नहीं हो गया कि मोदी सरकार और उसकी एजेंसियों ने ही इजरायली एजेंसी एनएसओ से पिगैसस स्पाईवेयर खरीदा था? तीसरा सवाल,
अगर ये दोनों सवाल सही हैं तो अब सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने वो कौन से 100 लोग हैं जिनकी जासूसी की उनके फ़ोन में पिगासस डालकर, क्या उसकी किसी अदालत से मंजूरी ली गई, और उन 100 लोगों का जो हिंदुस्तानियों का फ़ोन हैक किया गया था ये किसके द्वारा और किसकी अनुमति से किया गया था। वो 100 लोग कौन हैं, किसने हैक किए फ़ोन, किसके द्वारा किए गए, किससे अनुमति ली गई, क्योंकि अदालत से तो ली नहीं गई। ये भी बताएं कि इस पिगासस स्पाईवेयर को खरीदने की हिंदुस्तान को किसने इजाज़त दी थी और ये पैसा कहां से दिया गया, कौन से सरकारी बजट से निकाला गया था। और पांचवा, अब 22 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पेशी लगी है। जब ये सारे कागजात अमेरिका की अदालत में लग गए हैं और साबित हो गए हैं, तो क्या भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं कि इन सारे कागजात को 22 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पेश करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे जासूसी मामले की जांच कर सके। क्योंकि इल्जामात तो ये हैं कि राहुल गांधी जी का फ़ोन हैक हो रहा था, दूसरे विपक्षी नेताओं का फ़ोन हैक हो रहा था, जजेस का फ़ोन हैक हो रहा था, खुद केंद्रीय मंत्रियों का फ़ोन हैक हो रहा था, पत्रकारों का फ़ोन हैक हो रहा था, बिजनेसमैन का फ़ोन हैक हो रहा था। क्या भारत की सुरक्षा इस प्रकार से होगी कि उग्रवादियों की बजाय अपने ही लोगों का फ़ोन हैक हो रहा था? तो इन सब सवालों का जवाब भी अब मोदी सरकार को देना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी पुट इट, दे आर हियर। ये वहाँ ओथ पे दिया गया बयान है और उन्होंने कहा है कि एनएसओ जो है, ये आप देख सकते हैं, वहाँ उन्होंने कहा है कि एनएसओ जो पिगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी है, उनकी ये डिफेंस है कि ये तो सरकारों, सोवरेन यानी सरकार को बेचा था हमने। तो हमारे, और ये भी सामने आ गया कि हमारे 100 लोगों के, ये एग्जिबिट 40 है वहाँ, ये अभी 4 अप्रैल को ही उजागर हुआ, हमें कल ही मिल पाया कि हमारे 100 लोगों के फ़ोन हैक हुए थे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ, हम दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ़ोन हैक, नहीं नाम नहीं है इसमें, हिंदुस्तान के कितने फ़ोन हैक हुए ये लिए लिखा है। हाँ, यही मैंने आपसे कहा कि वो 100 लोग कौन हैं। अब मोदी सरकार को बताना चाहिए किसकी अनुमति से हैक हुआ, किसने हैक किए, क्या इन्फॉर्मेशन आपने निकाली। पिगासस जो है, एक पिगासस एक साल के लिए लगभग $7 मिलियन का आता है। ये पैसा कौन से बजट से दिया गया, कौन सी अदालत से आपने अनुमति ली या नहीं ली, तो कौन जिम्मेवार है। अब इन सब बातों का साक्ष्य जब आ गया है तो इन सब साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना, वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी लेकर आना, ये तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उन्हें ये करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा एक बात साफ कही है, हिंसा किसी चीज़ का ना हल है ना रास्ता। अगर कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर कोई हिंसा करता है तो भी कानून को अपना काम करना चाहिए। पर क्या इस सरकार को अपना राजधर्म याद भी है? क्योंकि ये सरकार इस प्रकार के कानून लेकर आती है ताकि समाज में अफरा तफरी और हिंसा फैले, तो कहीं ना कहीं हिंसा करने वाला जिम्मेवार है, पर उसके साथ साथ दिल्ली की शहतीर पर बैठे शहंशाह और उनकी सरकार भी हिंसा के लिए जिम्मेवार है। देखिए, मैं तो तपिस्थल की, कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूँ, जहाँ वो टीला है, जहाँ किद्वंती ये है कि माता अंजनी ने सूर्य भगवान का तेज लिया, जहाँ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए हरियाणा के लोग तो वैसे भी हनुमान भक्त होते हैं। हनुमान किसके भक्त थे? भगवान श्री राम और सीता मैया के। राम और सीता और हनुमान ये हमारे आराध्य हैं, और हमारे आराध्य कभी हिंसा के प्रतिबिंब हो ही नहीं सकते। न राम के नाम पर हिंसा हो सकती, न हनुमान के नाम पर हिंसा हो सकती।
भगवान राम और भगवान हनुमान के नाम पर जो लोग हिंसा फैलाते हैं, ये उनकी विकृत मानसिकता तो है ही, परंतु ये दर्शाता है कि उन्होंने कभी हनुमान जी को आत्मसात किया ही नहीं। काश हनुमान जी को आत्मसात कर पाते तो जानते कि हनुमान तो सेवा हैं, हनुमान तो प्रेम हैं, हनुमान तो भक्ति हैं। भक्ति, करुणा, सेवा, प्रेम, हिंसा कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब मुझे दें। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक किसी व्यक्ति को छुट्टी देने का प्रश्न है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, पर बार बार अगर किसी व्यक्ति को छुट्टी मिल रही है तो अदालत को जरूर संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे असली मंशा क्या है।